2015 में बहार और उनके 3 बच्चों को 5वीं बार फरोख्त किया गया था। वो नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के हाथों कैद की गई उन बहुत सी यजीदी खवातीन में से एक थीं जिन्हें दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने सन 2014 के अवाइल में शुमाली इराक के ज़िले संजार के एक गांव पर हमले के नतीजे में कैद किया था। दौलत इस्लामिया इराक में गुज़िश्ता 6000 साल से आबाद यजीदी मजहबी फ़िरके के पैरोकारों को काफिर करार देते हैं। ये तहरीर है रेचल राइट की, जिसे आप सहर बलोच की ज़बानी सुन रही हैं। बहार का ख्याल है कि उनके गांव पर हमले के दौरान उनके शौहर और बड़े बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया होगा और उन्हें किसी इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया होगा। बहार को याद है कि किस तरह वो और उनके 3 कम उम्र बच्चे एक कमरे में कतार में खड़े थे और ज़ारू कतार रो रहे थे क्योंकि उन्हें खदशा था कि दौलत इस्लामिया के जंगजू उनके सर कलम कर देंगे। अगरचे उन्हें कत्ल तो नहीं किया गया, लेकिन इसके बजाय फरोख्त कर दिया गया और बहार के मुताबिक ये वो वक्त था जब उनकी दहशतनाक कहानी का आगाज हुआ। बहार का कहना है कि उनके गांव पर हमले के बाद वो दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के कब्जे में आ चुकी थी और उनकी जाती मिल्कियत बन चुकी थी और अब उन्हें बस जंगजुओं की खिदमत करना थी। उन्होंने बताया कि वो जब चाहते मुझे उनकी बीवियों की तरह बर्ताव करना पड़ता और वो जब चाहते तब मुझे मारते थे। बहार के मुताबिक उनके बच्चों को, जिनकी उम्र 10 साल से कम थी, उनको भी मारा पीटा गया, जबकि उनकी एक बेटी के चेहरे पर राइफल के बट मारे गए थे। उसके बाद वो एक हाथ से दूसरे जंगजू के हाथ फरोख्त होती रही, जबकि उनके चौथे मालिक का नाम अबू खत्ताब था, जो एक ट्यूनिसी शहरी था। उन्होंने बताया कि हम उसके घर पर रह रहे थे। वो मेरी खिदमत मुख्तसर अरसे के लिए दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के 2 ठिकानों पर सफाई सुथराई के काम करने के लिए भी दे देता था। इन तमाम जगहों पर मैं काम करती थी, सफाई सुथराई करती थी और वो जब चाहते मेरा रेप करते थे। ये वो वक्त था जब इराक में हर वक्त फिजाई हमले होते थे। दौलत इस्लामिया के जंगजू इधर उधर भाग रहे थे, हथियार पकड़े हुए बमबारी के खौफ से छुप रहे थे। एक अफरा तफरी का आलम होता था। ये सूरत हाल किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। फिर एक दिन जब बहार और उनके बच्चे अबू खत्ताब के घर पर थे तो एक सफेद कार उसके घर पर पहुंची, जिसकी खिड़कियों के शीशे स्याह थे और ड्राइवर लंबी दाढ़ी के साथ स्याह लिबास में मलबूस था। वो दौलत इस्लामिया के बहुत से जंगजुओं की तरह ही नजर आता था। उसे देखकर बहार को एहसास हुआ कि उन्हें और उनके बच्चों को एक बार फिर फरोख्त किया जा रहा है। सूरत हाल से मखलूब होकर बहार ने बची कुची हिम्मत जमा की और उस शख्स पर यह सोचते हुए चीख पड़ी कि उन्हें फरोख्त करने के बजाय अब मार दिया जाए, क्योंकि वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आगे जो हुआ वो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। गाड़ी में उन्हें और बच्चों को बिठाकर इस शख्स ने गाड़ी चला दी। गाड़ी चलाते ही ड्राइवर ने कहा कि मैं आपको कहीं और ले जा रहा हूँ। बहार को मालूम नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। वो ये भी सोच रही थी कि आया उन्हें इस आदमी पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। जब वो बेचैन होने लगी तो इसी दौरान उस शख्स ने गाड़ी रोकी और अपने फोन पर किसी को कॉल की। उसने फिर फोन बहार के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज अबू शुजा की थी, जिसके बारे में जाना जाता है कि उसने बहुत सी यजीदी औरतों और बच्चों को बचाने का इंतजाम किया है। अबू शुजा से बात करके उन्हें मालूम हुआ कि ड्राइवर ने अगरचे उन्हें खरीद लिया है, मगर अब उन्हें और उनके बच्चों को बचाया जा सकता है। बहार को शाम में रका के करीब एक तामीराती जगह पर ले जाया गया। उन्हें इस मकाम पर छोड़ दिया गया और बताया गया कि एक आदमी आएगा और कोड वर्ड सैयद कहेगा, जिसके जवाब में उन्हें इसके साथ जाना होगा। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में एक शख्स वहां मोटरसाइकिल पर आया और वही कोड वर्ड बोला। उसके जवाब में बहार और उनके 3 बच्चों से कहा कि वो उसकी मोटरसाइकिल पर सवार हो जाएं। उस शख्स ने कहा कि सुनो, हम दौलत इस्लामिया के इलाके में हैं, यहाँ उनकी चौकियां हैं। अगर वो आपसे कुछ पूछें तो एक लफ्ज भी न कहना, ताकि वो आपके यजीदी लहजे को पहचान ना सकें। बहार का कहना है कि वो शख्स उन्हें अपने घर ले गया। वो वहाँ हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। हमने हुसूल किया, उन्होंने हमें खाना और दर्द कुछ अद्वियात दी और कहा कि आप अब महफूज हाथों में हैं। एक और शख्स ने बहार और उनके बच्चों की तस्वीरें बनाई और अबू शुजा को भेज दी, ताकि ये साबित हो कि उनके पास सही लोग पहुंचे हैं। फिर अगली सुबह तकरीबन 3 बजे इस खानदान को बेदार किया गया और कहा गया कि वो दोबारा सफर के लिए तैयार हो जाएं। जिस शख्स के घर वो रह रही थी उसने बहार को अपनी वालिदा का शिनाख्ती कार्ड दिया और कहा कि अगर कोई रोककर पूछे तो कहना कि वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जा रही हैं। बहार बताती हैं कि हम दौलत इस्लामिया की बहुत सी चौकियों से गुजरे, लेकिन किसी ने हमें नहीं रोका। आखिरकार वो शाम और इराक की सरहद पर एक गाँव पहुँच गए, जहाँ बहार की मुलाकात अबू शुजा और उनके भाई से हुई। वो कहती हैं कि मैं तबाही के दहाने पर थी, बस मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ।
अबू शुजा जिन्होंने बहार की बाजियाबी का इंतजाम किया वो वाहिद शख्स नहीं थे जो दौलत इस्लामिया के हाथों अगवा होने वाली खवातीन और बच्चों के बारे में फिक्रमंद थे। ताजिर बहजाद फरहान ने यजीदी खवातीन और बच्चों को बचाने और दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के जराइम को रिकॉर्ड करने के लिए कुनियत नामी एक ग्रुप कायम किया था। कुनियत को ये इतला मिली कि दौलत इस्लामिया के जंगजू अगवा शुदा यजीदी खवातीन और बच्चों की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, खास तौर पर टेलीग्राम पर। बहजाद कहते हैं कि हम ऑनलाइन ग्रुपों में जाली नामों से या दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के नामों के साथ शामिल होने लगी। इराक के कुर्द इलाके में अपने दफ्तर की दीवार पर उन्होंने टेलीग्राम चैट्स के स्क्रीनशॉट्स की तरफ इशारा किया। इनमें से एक अंग्रेजी में है जिसमें एक लड़की बराए फरोख्त का इश्तिहार है। इश्तिहार की इबारत कुछ यूं थी: 12 साल लड़की कुंवारी नहीं है मगर बहुत खूबसूरत है। शाम के इलाके रका में मौजूद इस लड़की की कीमत $13,000 लिखी गई थी। इसके बाद उन्होंने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई जो लेदर के सोफे पर पुरकशिश अंदाज में बैठी हुई थी। बहजाद का कहना है कि इन टेलीग्राम चैट से उन्हें ये तफसीलात मालूम होती थी कि मगवी यजीदी खवातीन को कहाँ रखा गया है। हम वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों से राब्ता करते थे और उन्हें इन मगवियों का पता लगाने का टास्क देते थे। यजीदियों के लिए दौलत इस्लामिया के इलाकों में दाखिल होने का अमल बहुत खतरनाक था, इसलिए मगवियों के रेस्क्यू का काम सिगरेट और शराब के मकामी स्मगलरों के जरिए होता था। बहजाद कहते हैं कि स्मगलर ये काम पैसे के एवज करते थे, ये उनका वाहिद मकसद था। बहुत सी यजीदी लड़कियों को वापस खरीदने के लिए हजारों डॉलर अदा किए गए। बहार को दौलत इस्लामिया के जंगजुओं से खरीदने और आजाद करवाने पर तकरीबन $20,000 लागत आई। उनकी उम्र अब 40 साल है, लेकिन वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी नजर आती हैं। उनके सर के स्कार्फ के नीचे मौजूद ज्यादातर बाल अब सफेद हो चुके हैं। वो आजाद होने के बाद गुज़िश्ता 8 साल से एक कैंप में रह रही हैं। अपने खेमे के फर्श पर एक पतले गद्दे पर बैठी वो अपने लापता कुंबे के अफराद की तस्वीर का एल्बम निकालती हैं। वो हकीकत में ये नहीं जानती कि उनके शोहर और बड़े बेटे का क्या बना। इसके साथ बार बार रेप किए जाने के सदमे ने उन्हें जिस्मानी और जज्बाती तौर पर बहुत कमजोर और बीमार कर दिया है। उनके बच जाने वाले बच्चे अब भी उनके साथ हैं। बहार बताती है कि उनके बच्चे अब भी सदमे में और हर वक्त परेशान रहते हैं। वो कहती है कि मेरी बेटी को मार पीट के नतीजे में काफी जख्म आए थे, मगर मुझे लड़ते रहना है और चलते रहना है, और इस वक्त जिस हालत में हम रह रहे हैं वो जिंदा लाश होने के मुतरातिफ है। ये तहरीर थी रेचल राइट की, जिसे आपने सहर बलूच की ज़बानी सुना।